So hello guys, welcome again to our class, that is Moisture Physics. So today we are going to discuss our some another important questions of our important chapter, that is current electricity. ठीक है भाई, बोर्ड के क्वेश्चन चल रहे हैं, धीरे धीरे लेवल जो है इंक्रीज होगा, आपको पता है। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। देखेंगे इसमें क्या बोल रहे हैं आपके पास। इन हाउस होल्ड वायरिंग अ कॉपर वायर 2.05 मिलीमीटर इन डायमीटर इज यूज्ड। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ 24 मीटर लेंथ ऑफ दिस वायर वेयर रेजिस्टिविटी, ये रो जो है रेजिस्टिविटी दिया गया है, ऑफ कॉपर इज 0.070 माइक्रो ओम मीटर। क्लियर है। देखो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। इसमें आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है एक वायर का, जिसमें आपको लेंथ दे रखा है, कितना दे रखा है 24 मीटर जो है वो लेंथ दे रखा है। ठीक है, वहीं आपको आपके पास डायामीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। डायमीटर कितना आपके पास, डायमीटर जो है वो आपके पास 2.05 मिलीमीटर दिया गया है। वहीं आपके पास रेजिस्टिविटी, जिसको आप रो से डिफाइन करते हैं, वो आपके पास 0.017 माइक्रो ओम मीटर दे रखा है। क्लियर है। अब इन दोनों को देखते हुए, इन तीनों क्वांटिटीज को देखते हुए आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इन तीनों क्वांटिटीज को देखते हुए आपके पास यही है भाई, R इजिकल टू रो इंटू एल ओवर ए आता है। ठीक है, ये तो नहीं है भाई R इजिकल टू वी ओवर आई, ये भी तो है फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे आपके पास ना तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, ना ही आपके पास करंट की बात हो रही है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा आपके पास। सिंपली यही फॉर्मूला लगेगा आपके पास। ठीक है भाई, R इजिकल टू रो इंटू एल ओवर ए, रो आपको दे रखा है 0.017 मल्टीप्लाई एल आपको दे रखा है 24 और ए आपको दे रखा है एरिया। एरिया क्या होता है आपके पास, किसी भी वायर का आप लेते हैं वो पाई आर स्क्वायर लेते हैं, वैसे भी आपको यहाँ पे डायामीटर दे रखा है। जब भी डायामीटर दिया हो तो आपको ये बात सोचनी है कि जरूर यहाँ पे बात रेडियस की ही करी गई होगी। ठीक है भाई, ठीक है, बात रेडियस की ही करी गई होगी अगर डायामीटर दे रखा है, ध्यान दे इस बात को। ठीक है, तो रेडियस की बात करें तो यहाँ पे आप पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, और पाई आर स्क्वायर का वैल्यू जो है आप यहाँ पे पुट करेंगे 3.14, और आर जो है इसका आप डिवाइड करके ले आएंगे, मतलब 2.05 ओवर 2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। बड़ा इजी है, कैलकुलेशन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। ऐसा क्वेश्चन बहुत कम रेयर चांस होता है कि पूछा है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए ऐसा क्वेश्चन भी स्टार्टिंग से आपको आना चाहिए। क्लियर है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ेंगे आप 10th क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10th। इसमें देखेंगे क्या बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बोर्ड लेवल के अकॉर्डिंग। देखो इसमें बोल रहे हैं आपको, यू नीड टू प्रोड्यूस ए सेट ऑफ कॉपर वायर 3.50 मीटर लॉन्ग दैट विल हैव ए रेजिस्टेंस ऑफ 0.125 ओम ईच। पहले यहाँ तक देखेंगे आप। इसमें कह रहा है आपको एक सेट ऑफ वायर्स जो है कॉपर वायर्स का, जिसकी लेंथ जो है 3.50 मीटर लॉन्ग है, और उसका रेजिस्टेंस जो है 0.125 ओम ईच दिया गया है। क्लियर है। सेट ऑफ वायर्स की बात कर रहा है और कॉपर वायर्स की बात कर रहा है, जिसकी लेंथ इतनी दी गई है, रेजिस्टेंस इतना दिया गया। आपको पूछा क्या है, व्हाट विल बी द मास ऑफ ईच वायर्स, मतलब वो जो सेट ऑफ वायर्स हैं उनमें से हर वायर का मास जो है वो कितना होगा। वहीं वो जो सेट ऑफ वायर्स है उनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब कि रेजिस्टिविटी, जिसको आप रो से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इतना दिया गया है। वहीं आपके पास डेंसिटी भी कॉपर वायर्स का वो इतना आपको दे रखा है। क्लियर है। देखो मास कैलकुलेट करना है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि जो बोर्ड के क्वेश्चन है बहुत ईजी होते हैं, आपको हर चीज़ कैलकुलेट करवाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मास कैलकुलेट करना है। मास कैलकुलेट करने का डायरेक्ट फॉर्मूला कोई भी नहीं है, मतलब आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे सोचना होगा। क्या सोचना होगा कि यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, लेंथ दे रखा है आपको, ठीक है, और आपको रेजिस्टिविटी भी दे रखा है, ठीक है, और आपको डेंसिटी दे रखा है। इन चारों क्वांटिटीज़ को देखते हुए मेरे पास कौन कौन से फॉर्मूलेज बनते हैं, तो पहले मेरे पास ये वाला फॉर्मूला बनता है भाई। क्लियर है। ठीक है, R इजिकल टू रो इंटू एल ओवर ए, मैं यहाँ से एरिया निकाल लूँगा। ठीक है, ऐसा इसलिए करा क्योंकि यहाँ से सीधा डायरेक्टली मास का वैल्यू नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो मैं पहले एरिया निकाल लिया हूँ, क्योंकि मेरे पास ये तीनों क्वांटिटीज़ गिवन थी। रो गिवन है, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस गिवन है आपके पास, लेंथ गिवन है वायर का, और रेजिस्टेंस भी गिवन है आपके पास। ठीक है, इतना हो गया। अब आप आगे देखेंगे यहाँ पे मेरे पास एक और टर्म दे रखी है डेंसिटी।
अब मेरे को ये पता है कि जो डेंसिटी का फॉर्मूला रहता है वो मास ओवर वॉल्यूम रहता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास लिख सकता हूँ। क्लियर है भाई, मास जो है हमारे पास डेंसिटी से तो मिल सकता है, ठीक है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि डेंसिटी की बात करी गई है। अगर डेंसिटी की बात करी गई है तो इसका यूज़ मैं कर सकता हूँ। क्लियर है, तो मास का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब ये मेरे पास डेंसिटी है। अब मैं आगे यहाँ पे वॉल्यूम तो मेरे पास नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आगे वॉल्यूम को इतना तो लिख सकता हूँ, ठीक है भाई, समझ आ गया। रो इंटू ए इंटू एल, वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ हो गया, ठीक है। एरिया का वैल्यू आपके पास पड़ा है, तो मैं यहाँ पे एरिया का वैल्यू यहाँ पे लिखूँगा, समझ आ गया भाई, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये ध्यान रखें कि यहाँ पे ये डेंसिटी है और ये रेजिस्टिविटी है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं भाई। डेंसिटी और ये रेजिस्टिविटी सेम नहीं है कि आप यहाँ पे रो का स्क्वायर कर दें, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो रो मल्टीप्लाई बाय रो ही रहेगा, ठीक है, और साथ में एल स्क्वायर हो जाएगा ओवर आर हो जाएगा, इज इक्वल टू एम आ जाएगा। तो ये आपके पास डेंसिटी का वैल्यू दे रखा है 8.9 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई आपके पास रेजिस्टिविटी का वैल्यू दे रखा है 1.72 इंटू 10⁻⁻8 इंटू एल स्क्वायर। एल स्क्वायर का वैल्यू जो है कितना आपके पास, लेंथ का वैल्यू जो है आपके पास कितना दिया गया है, ये 3.50 का स्क्वायर जो है आप यहाँ पे करेंगे, और आर का वैल्यू भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं 0.125 ओम, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास मास का वैल्यू जो है यहाँ तक आ जाएगा। बहुत इजी है, ध्यान रखना है क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, और जो चीज़ कैलकुलेट करनी है आपको वो कौन सी, उसका फॉर्मूला क्या लगेगा, किसको देखते हुए, जो गिवन क्वांटिटीज़ हैं भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। इसमें क्या बोल रहा है, 2 coils कनेक्टेड इन सीरीज हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 600 ओम एंड 300 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ 0.001 एंड 0.004 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। यहाँ तक देखेंगे। पहले इसमें बोल रहे आपके पास 2 कोयल्स हैं, जिनको कुछ इस तरीके से आप ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसा एक कोयल ये हो गया, फिर से दूसरा कोयल ये हो गया, दोनों को सीरीज़ में लगा रखा है, ठीक है। इसका जो रेजिस्टेंस है ये आपके पास R1 की अगर मैं बात करूँ, इसका रेजिस्टेंस R1 होगा तो वो 600 ओम दे रखा है, ठीक है। और वहीं R2 जो कि इसका रेजिस्टेंस है वो 300 ओम दे रखा है। क्लियर है, कितने टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भाई, क्लियर है, समझ आ गया होगा। इतना दे रखा है, और आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट भी दे रखा है। आपको बता दूं टेम्परेचर कोफिशिएंट आपने सभी ने थ्योरी में पढ़ रखा होगा, वो अल्फ़ा 1 है, 0.001 है, और वहीं आपके पास अल्फ़ा 2.004 भी दे रखा है भाई, क्लियर है। इतना आपके पास क्वांटिटीज़ जो है गिवन है। आपको बोल रहा है कि आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है कॉम्बिनेशन का, दोनों को मिलाते हुए, ठीक है, कितने टेम्परेचर पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे। देखो पहले जो कॉम्बिनेशन आ रहा था दोनों का 20 डिग्री सेल्सियस पे, वो कितना आ रहा था मेरे पास, वो आ रहा था 900, ठीक है भाई, ये आ रहा था 900, दोनों का मिलाते हुए कॉम्बिनेशन जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे इतना आ गया। अब आपको सिमिलरली फिर से कैलकुलेट करना है, बट एट 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पहले 20 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर, अब हमने उन्हीं वायर्स का, ठीक है, उन्हीं कोयल्स का रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ा के कितना कर दिया, वो हमने 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया। मतलब कहने का ये, वहाँ पे जो टेम्परेचर का जो चेंज आया वो कितना आया, 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो चेंज आया, और 30 डिग्री सेल्सियस पे आपका रेजिस्टेंस जो है वो कितना आएगा भाई, 20 तो पहले ही था, ठीक है, 50 आपने बढ़ा दिया, मतलब 50 कर दिया। तो आपके पास जो फॉर्मूला रहता है कैलकुलेट करने का वो क्या रहता है, R1 इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है भाई, ये फॉर्मूला रहता है आपके पास। सो यहाँ पे मैं R1 लिखूँगा, ठीक है भाई। R0 जो है मेरे पास वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, R0 का जो वैल्यू है मेरे पास ये दे रखा है
ठीक है 600 है ओरिजिनल टेम्परेचर ये है आपके पास 600, ठीक है। इसको आप R1 डैश लिख लीजिए क्योंकि R1 तो पहले ही पड़ा आपके पास, ठीक है। इसको आप R1 डैश लिख लीजिए। 1 प्लस अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा कितना दे रखा आपके पास 0.001 दे रखा है, मल्टीप्लाई 30। क्लियर है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आप हटाएंगे तो ये इससे कटेगा। क्लियर है, तो भाई ये कितना आ जाएगा 600 इंटू 1 प्लस कितना आ जाएगा, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 0.03। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये R डैश आ जाएगा मेरे पास, R1 का डैश आ जाएगा और यहाँ से R1 का डैश किसके इक्वल आ गया, ये 600 मल्टीप्लाई 1.03 हो जाएगा भाई। ठीक है, इसको आप फिर से 100 से डिवाइड कर देंगे पॉइंट हटा के और ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास R1 डैश का जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा आपके पास 618। ये आपके पास वैल्यू जो है R1 डैश का वैल्यू जो है आ चुका है 618। कुछ इसी तरीके से आप यहाँ पे R2 का निकाल लेंगे जल्दी से, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है भाई। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये आप यहाँ पे कुछ इसी तरीके से R2 का वैल्यू भी निकाल लेंगे। R2 डैश या फिर आप R0 भी लिख सकते हैं या फिर R2 भी लिख सकते हैं। क्लियर है, तो 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, वही से फॉर्मूला लगाएंगे आप। R2 डैश का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे इस बार 300 और 1 प्लस अल्फ़ा 0.004 मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा। और ये आप फिर से यहाँ पे हटाएंगे 1000 लगाएंगे तो एक 0 से 0 यहाँ से कट जाएगा। 1 प्लस कितना आ गया भाई 12 डिवाइडेड बाई 100 हो गया, मतलब 0.12 हो गया। ठीक है, और ये आ गया आपके पास 1.12 इंटू 300। बात समझ आ गई होगी भाई। R2 डैश इक्वल टू आपके पास इतना आ गया। अब आप इसको फिर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास R2 डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 112 को आप मल्टीप्लाई कर लें 112 से, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 6, 3 1 3, 3 3 3 1 3 हो गया। फिर से आपके पास 336 जो है ये आपके पास आ चुका। क्लियर है, तो बात समझ आ गई। ये आपके पास R2 डैश हो गया, ये R1 डैश हो गया। आपने 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कन्वर्ट जो है इसको करते हुए 50 डिग्री टेम्परेचर लेते हुए आपने नया जो है रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास कॉम्बिनेशन आ जाएगा। R डैश की मैं अगर बात करूँ तो R1 डैश प्लस R2 डैश, तो वो कितना हो जाएगा भाई R डैश इज इक्वल टू 618 प्लस कितना हो गया 336 हो गया भाई। ठीक है, 900 तो ये हो गया, 36 46 56 और ये 954 जो है इसका R डैश का वैल्यू जो है वो आ चुका नया रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, तो ये आपके पास नया रेजिस्टेंस जो है आ चुका है एट 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। पहला पार्ट जो है वो हो चुका है, यहाँ तक हो गया भाई। ठीक है, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का हो गया। अब आपको इफेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना है। आपको पता है इफेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला है वो यही है आपके सामने जो हमने अभी तक यूज़ करा है। ठीक है भाई, बड़ा इजी है। तो आप यहाँ पे इफेक्टिव टेम्परेचर का फॉर्मूला निकाल लेंगे। क्या रहता है आपके पास, आप इसी का ही यूज़ करेंगे। R1 इज इक्वल टू R0 लिख लीजिए। अब आप R0 डैश इज इक्वल टू R0 हो गया इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी हो गया भाई। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे अंदर लेके जाएंगे तो R0 प्लस R0 अल्फ़ा डेल्टा टी। तो यहाँ से जो टेम्परेचर इफेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला जो रहता है वो अल्फ़ा रहता है। अल्फ़ा को बोलते हैं आप इफेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। वो किसके बराबर आ जाएगा R0 डैश माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 इंटू डेल्टा टी। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा। R0 डैश कितना है आपके पास, यही है। ठीक है, R डैश लिख लीजिए, R0 डैश लिख लीजिए। आप यहाँ पे R डैश ही लिख लीजिए, बड़ा इजी हो जाएगा। R डैश इज इक्वल टू R हो गया, यहाँ पे R डैश हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने R डैश जो है वो कैलकुलेट करा है।
तो आप यहाँ पे आर डैश जो है वो कितना लिखेंगे 954 माइनस 900, पहले वाला आर कितना था भाई 900 था, आर डैश कितना है 954 है, तो ये 900 मल्टीप्लाई 30 भाई, ठीक है, यही आपका आंसर है। 54 यहाँ से आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 27,000 यहाँ से आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो आपके पास अल्फ़ा जो है वो आपके पास निकल के आ जाएगा। भी बड़ा इजी है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। आगे बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे इसमें क्या बोल रहे हैं आपके पास। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बोर्ड के लेवल के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखिए। इसमें एन एल्यूमिनियम वायर 7.5 मीटर लॉन्ग इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद ए कॉपर वायर हैविंग 6 मीटर लॉन्ग। इसमें बोल रहे हैं आपको एक एल्यूमिनियम वायर है जिसका लेंथ जो है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम वायर वो कितना है 7.5 मीटर लॉन्ग दिया गया भाई, क्लियर है। कुछ उसी तरीके से आपको दूसरा कॉपर वायर का भी लेंथ दिया गया है, वो कितना आपके पास 6 मीटर लॉन्ग दिया गया भाई, ठीक है। जैसे जैसे स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाएंगे, उसका क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है। व्हेन ए करंट ऑफ 5 एम्पेयर इज पास्ड थ्रू द कॉम्बिनेशन इट इज़ फाउंड दैट द करंट इन द एल्यूमिनियम वायर इज़ 3 एम्पेयर। अब बोल रहे आपके पास जब दोनों के कॉम्बिनेशन में करंट जो है 5 एम्पेयर पास हो रहा है आपके पास, तो उस केस में जो एल्यूमिनियम में से जो करंट जा रहा है वो आपके पास कितना जा रहा है भाई, वो 3 एम्पेयर जो है वो फ्लो कर रहा है, क्लियर है, ठीक है। करंट जो है वो 3 एम्पेयर है। अगर इसमें 3 एम्पेयर है, टोटल 5 एम्पेयर है, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे कॉपर में कितना जाएगा भाई 2 एम्पेयर जो है वो पास होगा। बात समझ आ गई। आगे बढ़ेंगे। द डायमीटर ऑफ एल्यूमिनियम वायर इज़ 1 मिलीमीटर। डायमीटर दे रखा है आपको, डायमीटर दे रखा है एल्यूमिनियम वायर का 1 मिलीमीटर दे रखा है भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आगे देखेंगे डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ कॉपर वायर। इसका डायमीटर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और वहीं आपको रेजिस्टिविटी दे रखा है कॉपर का, रेजिस्टिविटी जो है कॉपर का 0.017 माइक्रो ओम मीटर दे रखा है, और आपको एल्यूमिनियम का रेजिस्टिविटी भी दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 0.028, ठीक है। सारा कंडीशन दे रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें भाई। देखेंगे इसमें क्या कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको डायमीटर कैलकुलेट करना है भाई। देखो डायमीटर कैलकुलेट करने का डायरेक्ट फार्मूला तो कोई भी नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है ना फार्मूला, ठीक है। और आपको पता है कि डायमीटर का मतलब क्या होता है, रेडियस, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। मतलब फार्मूला जो है वहाँ पे ज़रूर रेडियस का लगेगा, जहाँ भी डायमीटर दे रखा है, ठीक है, रेडियस का फार्मूला लगेगा। देखो अब इन तीनों क्वांटिटीज़ को देखते हुए आपके पास यहाँ पे डायमीटर, करंट को देखते हुए डायमीटर निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लग रहा है, आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे R इज इक्वल टू रो इंटू एल ओवर ए, ठीक है, ये लगाएंगे अगर आप ना, तो यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है, आपके पास यहाँ पे ये दोनों चीज़ें गिवन है, लेकिन रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, ठीक है। एरिया आपको गिवन नहीं है, एरिया का फॉर्मूला रहता है पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे d/2, तो वहाँ से आपके पास डायमीटर आ सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये फॉर्मूला गलत हो गया। और दूसरी बात, यहाँ पे करंट भी दिया हुआ था, आपने करंट का यहाँ पे यूज़ नहीं करा है, ठीक है, करंट का यूज़ नहीं हुआ है यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। कन्फ्यूज़न रहता है कि यार और कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आपको सिंपली करंट का वैल्यू देखते हुए सीधा वैल्यू यही याद आना चाहिए, V इज इक्वल टू I इंटू आर, ठीक है भाई, समझ आ गया, ठीक है, आपको ये फॉर्मूला पता है। अब मैं I का वैल्यू पहले मैं इसका लिख सकता हूँ, जो यहाँ पे V का वैल्यू आपके पास ये कितना है, V ऑफ, पहले मैं इसका एल्यूमिनियम का लिख लेता हूँ, I इंटू I ऑफ एल्यूमिनियम एंड R ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। अब V ऑफ एल्यूमिनियम, I देखो एल्यूमिनियम का पता है हमें, ठीक है। अब मैं आगे इसका वैल्यू मैं आगे यूज़ कर सकता हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम को मैं क्या लिख सकता हूँ, R इंटू एल ओवर ए, ठीक है भाई। देखो रेजिस्टिविटी गिवन है, L गिवन है आपके पास,
ये देखो एल भी गिवन है और रेजिस्टिविटी भी गिवन है, तो मैं दोनों टर्म को यूज़ कर सकता हूँ। इसको मैं आगे क्या लिखूँगा, पाई आर स्क्वायर लिखूँगा भाई, पाई आर स्क्वायर लिखूँगा। तो आगे पाई आर स्क्वायर, आर को मैं d/2 का स्क्वायर लिखूँगा भाई। क्लियर है, समझ आ गया? ठीक है, ये v ऑफ ए एल को मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ये आ जाएगा मेरे पास 4 टाइम्स आई इंटू ए एल मल्टीप्लाई रो ऑफ एल्यूमिनियम मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी का स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया भाई, d/2 का स्क्वायर। मतलब आप सीधा सीधा वैल्यू जो है यहाँ पे ये लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे d ऑफ एल्यूमिनियम आ जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया? अब सिमिलरली आप कॉपर के लिए लिखेंगे। ठीक है भाई, कॉपर के लिए लिखेंगे, आप कॉपर के लिए लिखेंगे तो कुछ इसी तरीके का फॉर्मूला बनेगा। तो मैं यहाँ पे कॉपर का भी लिख दे रहा हूँ। कॉपर का ही तो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसका तो सारा हमें दिया हुआ भाई, ये चारों क्वांटिटीज़ दे रखी हैं। ठीक है, रजिस्टिविटी भी गिवन है आपके पास, रजिस्टिविटी ये गिवन है, लेंथ ये गिवन है आपके पास, हो गया। करंट आपके पास गिवन है, ये हो गया। ठीक है भाई, और डायामीटर जो है आपके पास ये गिवन है। ठीक है, कुछ इसी तरीके से आप कॉपर का लिखेंगे तो फॉर्मूला मैं सीधा सीधा आई ऑफ कॉपर लिखूंगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर लिखूंगा, मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ कॉपर लिखूंगा, डिवाइडेड बाय पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब डायमीटर बाय 2 का स्क्वायर जो है हमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक है भाई, आर का जो वैल्यू है, ठीक है, इसको आप कॉपर लिख लेंगे यहाँ पे, बात समझ आ गई होगी। ठीक है, इसका सभी का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे भाई, यहाँ पे 4 टाइम्स हो जाएगा, ये 4 टाइम्स करंट ऑफ कॉपर और रो ऑफ कॉपर, लेंथ ऑफ कॉपर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3.14, इसका वैल्यू आ जाएगा पाई का, और वहीं यहाँ पे डी स्क्वायर हो जाएगा भाई। क्लियर है? ठीक है, पाई यहाँ पे और यहाँ पे वी ऑफ कॉपर है। ठीक है, और यहाँ पे आपको और कौन कौन सी टर्म दे रखी है, और कौन सा टर्म भाई, वी का वैल्यू जो है यहाँ पे नहीं आपके पास, इन दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए। तो इसको इन दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए भाई। देखो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, अब बहुत इजी हो गया। देखो आपने फॉर्मूला जो है वो निकाल लिया है। ठीक है, ये वी कॉपर का आ गया और ये वी एल्यूमिनियम का आ गया। देखो भाई, अब हमारे पास ये जो दोनों वायर्स है एल्यूमिनियम एंड कॉपर, वो पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर दोनों चीज़ें, दोनों वायर जो है पैरेलल में कनेक्टेड रहती है तो आपको पता है उन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट शुड बी सेम रहता है। ठीक है, तो मतलब वी ऑफ एल्यूमिनियम दैट शुड बी इक्वल टू, नहीं वी कॉपर रखिए आप, क्योंकि आपको वी कॉपर का डायमीटर जो है उसके अकॉर्डिंग निकालना है। सो वी ऑफ एल्यूमिनियम, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो है भाई वो सेम होगा। ठीक है, इसका वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 इंटू आई इंटू, सीधा लिख दे रहा हूँ मैं इस बार, रो इंटू एल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3.14 हो जाएगा, इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा भाई। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कुछ उसी तरीके से आप एल्यूमिनियम का निकाल लेंगे, 4 इंटू आई इंटू रो इंटू एल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा भाई। ठीक है, और यहाँ पे ये सारी टर्म आपको दे रखी है, ये 4 से 4 कट जाएगा, 3.14 से ये कट हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या निकालना है अब यहाँ पे, जस्ट आई ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय रो ऑफ एल्यूमिनियम मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये डायमीटर जो है आपको कॉपर वाले का निकालना है। ठीक है भाई, ये वाला टर्म उधर चला जाएगा और ये वाला सारा टर्म इधर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में डी स्क्वायर हो जाएगा, किसका, एल्यूमिनियम का। ठीक है भाई, और नीचे ये वाली टर्म आ जाएंगे आपके पास, फिर से आई इंटू रो इंटू एल हो जाएगा, ये डी स्क्वायर उधर चला जाएगा, मतलब ये वाला भी। ठीक है, फॉर्मूला बन चुका है।
पहले फॉर्मूला बना लीजिए करिए, आप जनरल फार्मूला बनाया करिए, उसके बाद वैल्यू पुट करना बहुत ईजी रहता है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसका हो जाएगा रूट। ठीक है भाई, इसका रूट हो जाएगा क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा और यहाँ से भी स्क्वायर हटेगा भाई। बात समझ आ गई? ठीक है, अब यहाँ से आप एल्यूमिनियम का करंट पुट करेंगे, सब वैल्यूज़ आपको दे रखा है। करंट एल्यूमिनियम का दे रखा है, रो आपको दे रखा है एल्यूमिनियम का। ठीक है, लेंथ आपको एल्यूमिनियम का दे रखा है। अब ये किसका है आपके पास? कॉपर का है, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, कॉपर का है। तो ये तीनों टर्म कॉपर की आपके पास गिवन है। डायमीटर भी एल्यूमिनियम का गिवन है, तो आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास डायमीटर जो है वो आ जाएगा। बहुत ईजी है, टर्म्स को पढ़ना, एक एक टर्म जो है इंपॉर्टेंट रहता है। बोला है वोल्टेज पैरेलल रहेगा, मतलब दो वायर्स जो हैं एल्यूमिनियम और कॉपर वो आपस में पैरेलल हैं, तो इस चीज़ का भी यूज़ होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है भैया। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल दे रहा है देखेंगे भाई। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर कोई भी डाउट आए तो पूछने का है, कमेंट करना है भाई यहीं पे नीचे। देखेंगे बहुत इजी क्वेश्चन है, बोर्ड के लेवल में ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। 13th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपके पास? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए वायर इज 75 मीटर अपार्ट इज 0.938 वोल्ट। आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे बोल दे रहा है आपके पास दो पॉइंट्स है वायर में। ठीक है, उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 938 वोल्ट है। ठीक है, दो पॉइंट्स हैं, कुछ इस तरीके से आप लगा सकते हैं ऐसा। ठीक है, ये दो पॉइंट, एक पॉइंट ये हो गया, एक दूसरा पॉइंट ये हो गया आपके पास। इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 938 वोल्ट है, 0.938। अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली बात है जो उसका लेंथ होगा वो 75 मीटर ही होगा, जो कि क्वेश्चन में गिवन है भाई। ठीक है, आगे बोल दे रहा है व्हेन द करंट डेंसिटी, आपके पास करंट डेंसिटी जो है वो दे रखा है 4.40 इंटू 10⁻⁷ एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वायर। पहला पार्ट जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वायर में। दूसरा पार्ट जो है आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करना है जिस मटेरियल का उसे बनाया गया है भाई। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। ध्यान से देखेंगे भाई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के क्या क्या फॉर्मूले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के मेरे पास फॉर्मूले एक तो ये आता है F = Q × E आता है भाई। ठीक है, और कौन कौन सा फॉर्मूला आपने पढ़ा है? और आपने पढ़ा है E = V/L पढ़ा है। ठीक है, ये पढ़ा ही होगा फॉर्मूला। नहीं पढ़ा तो भाई दोबारा पढ़ लेने का, दिख जाएगा बुक में ही है। ठीक है, E = V/L है और F = Q × है। ना तो यहाँ पे फोर्स की बात हो रही है, ना यहाँ पे चार्ज की बात हो रही है, तो ये फॉर्मूला गलत हो गया। E = V भी दिया हुआ है, L भी दिया हुआ है, मतलब ये फॉर्मूला ठीक हो गया। तो बड़ा सिंपल है भाई, E = V/L लगाएंगे। V दे रखा है, कितना दे रखा है? 0.938 वोल्ट दे रखा है, डिवाइडेड बाय L भी दे रखा है 75 मीटर दे रखा है भाई। ठीक है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आ चुका है। कैलकुलेशन खुद से करेंगे। आगे आपको रो कैलकुलेट करना है, करंट डेंसिटी J से कैलकुलेट करते हैं, अब रिप्रेजेंट करते हैं J से। ठीक है, J = फॉर्मूला रहता है भाई E/ρ रहता है, पता है सभी को। करंट डेंसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मेरे पास यही है। आगे देखेंगे E का वैल्यू आपने यहाँ से निकाला है 0.938 डिवाइडेड बाय 75 है, मल्टीप्लाई रो का वैल्यू आपको दे रखा है, सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है, रजिस्टिविटी आपको दे रखा है। ठीक है, आपको करंट डेंसिटी निकालना है तो 4.40 10⁻⁷ यही आपको गिवन है भाई। ठीक है, यहाँ से आप ये कैलकुलेट जो है ये कर लेंगे, हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 टू कितना हो गया भाई? क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो हो गया है। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है भाई हो चुके हैं।
तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है।